हाय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। जय स्वामीनारायण। दोस्तों, दिस इज द सेकंड लास्ट लेक्चर ऑफ आवर चैप्टर। और आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो स्पेशल डिस्कशन है अबाउट द स्टैटिस्टिक्स। दिस इज नॉट एक्चुअली डिस्कशन ऑफ फर्स्ट चैप्टर, दिस इज एक्चुअली डिस्कशन ऑफ द होल स्टैटिस्टिक। मैं आपको दोस्तों आज ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ जो आप जानकर आपको हैरानी हो जाएगी। आपको जानकर ऐसा लगेगा कि ऐसे भी इंफॉर्मेशन स्टैटिस्टिक्स के अंदर है। दोस्तों, ये जो पूरा वर्ल्ड है ना वो स्टैटिस्टिक्स के वजह से चल रहा है। और आज हम वो प्रूव करेंगे कि अगर स्टैटिस्टिक नहीं होता तो क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट होती। ठीक है, तो स्टैटिस्टिक क्यों इंपॉर्टेंट है, ऐसा तो क्या रीज़न है कि जिसकी वजह से कॉमर्स में ही स्टैटिस्टिक को डाला गया है। दोस्तों, हमने अब तक बहुत सारे चैप्टर्स के टॉपिक्स देख लिए। ठीक है, बहुत सारे टॉपिक्स देख लिए हमें इस चैप्टर के। तो आपको एक एक टॉपिक समझ में आ गया है, वो मुझे पता चला जैसे आपने मुझे होमवर्क भेजा, आपने मुझे वो टॉपिक्स भेजे जिसमें आपको बहुत अच्छे से समझ में आया। तो दोस्तों, आज हमें जो काम करना है वो बस उसी टॉपिक को बेस पे लेके करना है, क्योंकि आपको प्राइमरी डेटा समझ में आया, आपको सेकेंडरी डेटा क्या है वो समझ में आया, प्राइमरी डेटा की मेथड्स है, सेकेंडरी की सोर्सेज है, प्रिकॉशंस थे, और द वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनर्स। तो वो सारी चीज़ें आप लोगों ने अच्छे से समझी है। दोस्तों, ये आज का और कल का जो लेक्चर आएगा ना दोस्तों, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके इस चैप्टर के, इस सब्जेक्ट के कन्फ्यूजन्स को सॉल्व करने के लिए कि स्टैटिस्टिक को हमें क्यों पढ़ना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहला मैं रीज़न जो बता रहा हूँ वो आप ध्यान से सुनिए। एक तो स्टैटिस्टिक जो है ना वो आपको ज़्यादा स्मार्ट बनाता है, क्योंकि अब जैसे जैसे चैप्टर्स को पढ़ोगे ना तब आपको पता चलेगा कि किस तरह से हम लोग इसे मॉडिफाई कर रहे हैं, किस तरह से हम इसको यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको क्वेश्चनर्स बनाने के लिए काम दिया था, तो आपने बहुत अच्छे से उसे सॉल्व किया। और आपको पता होगा दोस्तों कि जब वो काम खत्म हो तो आपको भी फील हुआ होगा, नहीं भी कुछ हमने कुछ सोच समझ के कुछ काम बहुत लंबे टाइम के बाद किया। क्योंकि दोस्तों वैकेशन हो गया था, ये कोरोना वैकेशन है हमारे लिए। अब ये कितना लंबा जाने वाला है वो पता नहीं है, लेकिन फिर भी आपने दोस्तों इतनी अच्छे से क्वेश्चंस बनाई ना। मैंने सारे के सारे क्वेश्चंस अपने पास रखे हुए फ़ोटोज़, और मैंने नोट डाउन किया हुआ है कि किसकी कितनी अच्छी है। ठीक है, मेहनत सबने की है, लेकिन फिर भी मैंने उसमें रैंक दिया हुआ है। जब हम लोग क्लास में मिलेंगे ना फ्रेंड, तब मैं वो रैंक आपको बताऊँगा, वो परफॉर्मेंस आपको मैं बताऊँगा, क्योंकि हमें अभी फेस टू फेस मिलना बाकी है। ठीक है फ्रेंड, चलो एक और बात है, स्टैटिस्टिक जो था वो एक तो आपको स्मार्ट बनाता है। दूसरा, ऐसा क्या रीज़न था जिसकी वजह से स्टैटिस्टिक को अप्लाई करना पड़ा। तो मैथ्स कई जगह पे फेल हो जाता है, जहाँ पे आपको रिसर्च करना हो, जहाँ पे आपको उसकी कंक्लूजन बताना हो, वहाँ पे मैथ्स फेल होता है। या मैं मानता हूँ मैथ्स फेल नहीं हो रहा है, मैथ्स एक्चुअली में वहाँ पे स्टॉप हो रहा है, और जहाँ से मैथ्स स्टॉप हो रहा है ना वहाँ से स्टैटिस्टिक्स स्टार्ट होता है। तो ये रीज़न था दोस्तों कि मैथ्स जो था वो इतना पावरफुल होने के बाद भी हमें स्टैटिस्टिक्स को, या इन लोगों को स्टैटिस्टिक को जन्म देना पड़ा। और स्टैटिस्टिक आज इतनी बड़ी मात्रा में यूज़ हो रहा है। आप अभी कोरोना के ये काल के अंदर अगर स्टैटिस्टिक्स नहीं होता तो हमें पता ही नहीं चलता कि किस तरह के मरीज़, किस तरह के पेशेंट कोरोना पे आ रहे हैं। दोस्तों, आज वैक्सीन जो शो हो रही है ना, मैं आपको एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल देता हूँ। अभी वैक्सीन्स निकल चुकी है, ऑक्सफोर्ड वालों ने बोला कि हाँ हमने वे ट्रायल स्टार्ट कर दिए, ह्यूमन ट्रायल स्टार्ट किए। इवन वी आर नॉट लेट, इंडियंस बहुत सारी ऐसी फार्मास्यूटिकल कंपनीज है या रिसर्चर्स है जिन्होंने वैक्सीन के ट्रायल स्टार्ट कर दिए। चाइना अभी सबसे आगे है उस वैक्सीन के अंदर। लेकिन फिर भी ये जो वैक्सीन बन के आएगी, या वैक्सीन अभी जो बन चुकी है ना, उस पर ट्रायल हो रहा है, और वो होता है सैंपल। क्योंकि वो लोग क्या कर रहे हैं, तो बहुत सारे ऐसे मरीजों को तो ले नहीं सकते, तो उन मरीजों में से कई ग्रुप को लिया जाता है और फिर उन पे एक्सपेरिमेंट होता है। दोस्तों, अगर ये फाइनल भी हो गई ना, कि मान लो ऑक्सफोर्ड वालों ने की वैक्सीन फाइनल है, तो इंडिया में आने के बाद भी डायरेक्ट हम उस पर यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि इंडिया पे आने के बाद उसके हमारे जो पेशेंट्स है कोरोना के, उन पे उसका ट्रायल होगा। इंडिया में वो कितना सक्सेसफुल है वो चेक किया जाएगा, और फिर बाद में वो वैक्सीन सबको दी जाएगी। यानी दोस्तों, ये भी एक सैंपल है। अब जरा सोचो, अगर स्टैटिस्टिक नहीं होता तो ये सैंपल का कंसेप्ट आता ही नहीं। सैंपल का कंसेप्ट तो चलो किसी को कोई नहीं ले लेता, लेकिन वो स्टडी, जो डेटाज की स्टडी, यानी कि मान लो 50 स्टूडेंट्स को या 50 चलो पेशेंट को उन्होंने वैक्सीन दी हुई है, तो 50 की 50 जो पेशेंट है उसमें क्या क्या रिएक्शन आ रहा है वो तो चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो क्वालिटिव डेटा भी हो सकता है, क्वांटिटिव डेटा भी हो सकता है। तो वो चीज़ यहाँ पे कंसीडर की जाएगी स्टैटिस्टिक्स के अंदर।
दोस्तों अगर कोरोना को ही सिर्फ आप ले लो तो स्टैटिस्टिक के फर्स्ट टॉपिक से लेकर प्रिकॉशन तक हम उसे स्टडी कर सकते हैं। दिस इज एक्चुअली वन टाइप ऑफ रिसर्च टॉपिक। अगर आप चाहो तो इस पर रिसर्च कर सकते हो। मान लो आपकी सोसाइटी के, आपके आसपास के एरिया के लोगों के पास आप क्वेश्चन लेकर जाओ, अलग अलग तरह के क्वेश्चन मॉडिफाई करके उनको पूछो कोरोना के बारे में कितने लोग अवेयर है। आज वैसा भी रिसर्च हो रहा है। इंडिया के अंदर कितने लोग हैं जो कोरोना से अवेयर है। इवन फ्रेंड्स, डॉक्टर्स का रिसर्च हो रहा है कि क्या N95 मास्क या हमारे जो जनरल मास्क है वो सक्सेसफुल है कि नहीं, क्या सैनिटाइजर्स जो आप यूज़ कर रहे हो क्या वो एक्चुअली सक्सेसफुल है कि नहीं, इफेक्टिव है कि नहीं। ये सारे बहुत सारे रिसर्च हो रहे हैं। इवन फ्रेंड्स, यानी कि हमारा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की जो प्रोसेस चल रही है उसके पीछे भी आज रिसर्च हो रहा है। और ये सारा रिसर्च हो रहा है ऑन द बेस ऑफ ओनली स्टैटिस्टिक्स। ठीक है फ्रेंड, अगर आपका ये सब्जेक्ट फेवरेट रहा, मान लो फ्रेंड्स अगर आप इस सब्जेक्ट को अपना बेस्ट फ्रेंड बना के चल रहे हो, तो फ्यूचर में क्योंकि बहुत रिसर्च होने वाले हैं तो फ्यूचर्स में स्टैटिस्टिक्स बनने वालों को तो अच्छे से आराम से क्वालिफाइड जॉब मिल जाएगी। ठीक है, इवन नासा के अंदर फ्रेंड आपको जानकर हैरानी होगी, करीबन 4.5 लाख से भी ज़्यादा लोग स्टैटिस्टिकल लाइन्स वाले नासा के अंदर है। करीबन 4.5 लाख, ये बहुत बड़ा अमाउंट है फ्रेंड। इतने वहाँ पे साइंटिस्ट नहीं होंगे, उतने वहाँ पे स्टैटिस्टिशियन हैं, क्योंकि उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूर वहाँ पे पड़ती है फ्रेंड। ठीक है, स्पेस रिसर्च हो और कोई रिसर्च चल रहा हो, सब जगह पे स्टैटिस्टिक इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं फर्स्ट पेज की, जो मैंने बताया था कि हम बहुत उसे डिटेल्स में जाएंगे। तो उसमें फर्स्ट टॉपिक है फ्रेंड, आईने अकबरीज प्रेजेंटेड बाय अबुल फजल। दोस्तों एक बीमारी चली थी अबुल फजल यानी अकबर एम्पायर के यानी मौर्य एम्पायर के टाइम पे। अब उस बीमारी को कंट्रोल करने के लिए बहुत वैद्य लग गए, बहुत सारे लोग लग गए, लेकिन फिर भी उस बीमारी से लोग छूट नहीं रहे थे। तो फिर अबुल फजल ने एक बहुत ही इफ़ेक्टिव काम किया। उन्होंने पेशेंट के या लोगों के 3 ग्रुप कर दिए। पहला ग्रुप किया जो मरीज है, जो बीमार लोग हैं इस बीमारी से, उसे एक ग्रुप बनाया। जो इसके इन्फेक्टेड में आए लेकिन अभी तक इतने ज़्यादा बीमार नहीं, उनका ग्रुप बनाया। और एक तीसरा ग्रुप बनाया कि जिसमें लोग परफेक्टली फिट है। इन 3 ग्रुपों का डेटा बनाया गया और उसे अलग अलग कर दिया गया। दोस्तों आपको जानकर ताज्जुब होगा, ये जो साल था यानी इस जो ये बीमारी थी, उस बीमारी के टाइम पे जो बीमार लोग थे उसे एक साथ मार दिया गया था, और जो बीमार लोग नहीं थे या जो एवरेज वाले थे उनका ट्रीटमेंट हुआ, और जो एकदम स्वस्थ थे उसको एक अलग ही स्टेट बनाया गया और उनको वहाँ पे शिफ्ट कर दिया गया जिससे लोग मर ना जाए। दोस्तों ये एक ऐसा टाइम था जब हमारा भारतवर्ष जो था ना, यानी कि सारे सिटीज़ उसके अंदर आ जाएंगे, सारे स्टेट, सारी कंट्रीज़ उसमें आती है जो भारत के आसपास आज बाहर है, वो सारी चीज़ें, वो सारे स्टेट्स या वो सारी के पूरा का पूरा भारतवर्ष उस टाइम पे इस बीमारी से जुड़ रहा था। और अबुल फजल ने स्टैटिस्टिक का यूज़ करके इसे थोड़ा कम कर दिया था लेवल। उस टाइम पे लोग मान रहे थे कि ये डॉक्टर या वैद्य के सिवा कोई नहीं कर सकता है। उस टाइम पे स्टैटिस्टिक ने फ्रेंड ये काम किया था उस बीमारी को रोकने के लिए। ठीक है, तो अबुल फजल थे, उनकी बुक है आईने अकबरी, आप यूट्यूब पे जाकर उस बुक को ले सकते हो और वहाँ पे स्टैटिस्टिक का जो जिक्र है या मैंने जो आपको अभी इंसिडेंट बताया वो भी यूट्यूब पे प्रेजेंट है। ठीक है, थोड़ा लंबा है, 3-3.5 घंटे का है, लेकिन आप अगर अच्छे से डिटेल्स में पढ़ना चाहते हो तो करीबन मिड के आसपास, मिडल में वो जिक्र है जो मैंने आपको भी इंसिडेंट बताया वो। ठीक है फ्रेंड, कैसे मारा गया वो मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि वो कुछ अलग है। ठीक है फ्रेंड, चलो स्टैटिस्टिक। अब गॉडफ्री एकेनमॉल ने स्टैटिक वर्ड यूज़ किया था। मैंने आपको बताया था कि पूरी दुनिया में ऑफिशियली अगर किसी ने स्टैटिस्टिक यूज़ किया हुआ है तो वो है गॉडफ्री एकेनमॉल। और ये गॉडफ्री एकेनमॉल थे, उन्होंने ये स्टैटिक जो वर्ड यूज़ करा था। दोस्तों याद रखना, ये स्टैटिक वर्ड जो है ना वो जर्मन वर्ड है, और फर्स्ट टाइम एक्चुअल में जर्मन के लैंग्वेज में स्टैटिक वर्ड यूज़ हुआ। और ये जो गॉडफ्री एकेनमॉल थे उन्होंने कुछ ज़्यादा काम नहीं किया था फ्रेंड। उनका काम था कि वहाँ की जो ग्राम पंचायत थी, हम उस वहाँ पे लोग उसे स्टेट गवर्नमेंट बोल देते हैं, तो वहाँ की जो स्टेट गवर्नमेंट थी वहाँ के ये एक इंजीनियर थे। गॉडफ्री एकेनमॉल इंजीनियर थे और उन्होंने स्टैटिक वर्ड करके कंसेप्ट डेवलप किया और वहाँ पे उन्होंने ये चीज़ डेवलप की जिसे नाम दिया गया बाद में स्टैटिस्टिक्स। यानी गॉडफ्री एकेनमॉल ने ये फर्स्ट टाइम स्टार्ट किया, लेकिन ये इंजीनियर थे, लेकिन उनको भी रिसर्च करने के लिए स्टैटिक की यूज़ करना पड़ा था। ठीक है फ्रेंड, इन द ईयर, याद रखना ये फ्रेंड,
इन 1749 के टाइम पे गॉडफ्री एकेनवॉल ने ये फर्स्ट टाइम स्टैटिक वर्ड यूज़ किया था जो जर्मन था। ठीक है फ्रेंड, चलो आगे जाते हैं। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट पहलू स्टार्ट हो रहा है। द फर्स्ट स्टैटिस्टिकल बॉडी, तो फर्स्ट स्टैटिस्टिकल बॉडी है द रॉयल स्टैटिस्टिकल सोसाइटी इन द ईयर 1834 इन यूके और वी कैन से इन लंदन। दोस्तों रॉयल स्टैटिस्टिकल सोसाइटी जो है वो 1834 के अंदर डाली गई और वो डाली गई यूके। अब ये क्यों डाली गई थी वो मैं आपको समझाता हूँ, वो थोड़ा इंटरेस्टिंग है। एक्चुअल में उस टाइम पे करीबन इंग्लैंड जो था वो बहुत सारी कंट्रीज़ पे रूलिंग कर रहा था। तो कौन सी कंट्रीज़ के अंदर उनके कितने वर्कर्स हैं, कितने लोग हैं, कहाँ पे कितनी प्रॉपर्टीज़ वो उन लोगों ने डेवलप की हुए, उनका कितना बिजनेस डेवलप्ड हुआ है, या कितनी कौन सी कंट्रीज़ है जहाँ पे हमें छोड़ के जाना पड़ेगा, ऐसी सारा डेटा द रॉयल स्टैटिस्टिकल बॉडी के अंदर यानी कि सोसाइटी के अंदर डाला गया था। और इस यूके की ये जो सोसाइटी थी उसका काम था कि जितने जगह पे इन लोगों ने अपना बिजनेस डेवलप किया था, उन लोग वो लोग बिजनेस बोलते थे ना, इंग्लिश लोग जो थे हमारे ये अंग्रेजों जो थे वो उसे बिजनेस बोलते थे। और वो बिजनेस वहाँ वो कहाँ कहाँ डेवलप्ड हुआ है, कितना टर्नओवर है, वो सारी की सारी चीज़ें फ्रेंड्स ये लोग इसी सोसाइटी की मदद से रखते थे। यानी कि वो कहीं भी रूलिंग कर रहा है, उनको अगर डेटा स्टडी करना है तो वो इसी के बेस पे जाते थे। अगर आज भी आपको देखा है तो एनसाइक्लोपीडिया पे जाइए और ये नाम सर्च करिए, आपको उनका एक पेपर मिल जाएगा जिसमें उन्होंने इस तरह के डेटा लिखे हुए हैं। वो किस तरह से होंगे अभी अवेलेबल है वो फाइनल नहीं है, लेकिन आपको ये डेटा मिल जाएगा फ्रेंड। और हमारे पास तो गूगल बाबा है, कुछ भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो द रॉयल स्टैटिस्टिकल सोसाइटी 1834 में लंदन के अंदर डाली गई थी फ्रेंड। चलो नाउ द two most important points. The founder of mathematical statistics, the founder of mathematical statistics, कार्ल पियर्सन। आपको इसके बारे में बहुत पढ़ना है फ्रेंड इसी स्टैंडर्ड के अंदर। कार्ल पियर्सन ने मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक डेवलप किया। अब आप बोलोगे सर आप बोल रहे थे मैथ्स स्टॉप हुआ फिर स्टेट स्टार्ट हुआ, तो ये मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक क्या है? दोस्तों अगर आपको याद हो तो आपने 10th के अंदर एक्स बार पढ़ा हुआ है, मीन पढ़ा हुआ है ना, स्टैंडर्ड डिविएशन का तो पता नहीं, मीडियन पढ़ा हुआ होगा दोस्तों। ये सारी चीज़ें जो थी ना, एक्स बार पढ़ा हुआ होगा, मीडियन पढ़ा हुआ होगा, वो है स्टैटिस्टिक, लेकिन वो मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक है। आपने पढ़ा था ना फ्रेंड, एक्स बार मीन पढ़ा हुआ होगा, ठीक है। फिर आपने स्टैंडर्ड डिविएशन का मुझे पता नहीं है, लेकिन मीडियन तो श्योर पढ़ा हुआ होगा, मीन मीडियन मोड, ठीक है। तो वो एक मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक है जो कार्ल पियर्सन ने डेवलप किया था। आपने 10th में इसके बारे में पढ़ा हुआ है और 11th में भी हम वही पढ़ने वाले हैं, लेकिन थोड़ा डिटेल के अंदर, ठीक है। चलो फ्रेंड, द वेरी एंड वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, द फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, द बॉस ऑफ स्टैटिस्टिक्स, द फाउंडर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, ये बंदा था जिनको बोला गया कि वो फादर ऑफ स्टैटिस्टिक है, फिशर। सर ये ऊपर तो 3-4 लोगों का नाम आया, वो फादर नहीं बने और ये कहाँ से टपक पड़े? तो दोस्तों फिशर जो था ना, उसका स्टैटिस्टिक के अंदर बहुत ही बड़ा रोल है। अगर शायद फिशर के इक्वेशंस को हम निकाल दें, शायद फिशर की थियोरी को हम निकाल दें ना, तो स्टैटिस्टिक शायद 1 या 2% बचेगा, क्योंकि फिशर ने करीबन 98-97% स्टडी स्टैटिस्टिक में डाली गई है। यानी फिशर इज़ द फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, और वही थे जिन्होंने स्टैटिस्टिक को वाइड किया, स्टैटिस्टिक के अंदर प्योरिटी डाली, स्टैटिस्टिक के अंदर कंसेप्ट डाला, और स्टैटिस्टिक के अंदर उन्होंने साइंस डाला, ठीक है। सो दैट्स व्हाई वी आर सेइंग द फादर ऑफ स्टैटिस्टिक इज एडोल्फ फिशर। चलो फ्रेंड, नाउ इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूशन, मैंने इसके बारे में आपको बात की थी। ISI जो है वो प्रोफेसर PC महानोबिस ने इन 1931 के अंदर कलकत्ता के अंदर डाली थी, क्योंकि उस टाइम पे कलकत्ता ही हमारा राजधानी किया जाता, क्योंकि अंग्रेज़ जो थे ना वो कलकत्ता से सारा का सारा मॉनिटरिंग कर रहे थे। तो 1931 के अंदर प्रोफेसर PC महानोबिस ने ये बॉडी यानी इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूशन डाली फ्रेंड, ठीक है। और ये इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूशन जो थी वो आज भी उतना ही इफेक्टिव काम करती है जितना उसने स्टार्टिंग में किया था। आपको दोस्तों जानकर हैरानी होगी, जो हमारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जब एस्टैब्लिश हुई थी इन द 1935, ठीक है, इन द 1935 जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डाली गई ना, तो उसमें भी सबसे बड़ा जो रोल था वो इसी इंस्टीट्यूशन का था।
और इसी की वजह से वहाँ पे आरबीआई बहुत जल्दी डेवलप्ड हुई, ठीक है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डेवलपमेंट के अंदर भी हमारा इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूशन काम किया था। इवन दो फ्रेंड्स, जब अंग्रेज यहाँ से निकल रहे थे, एक्चुअल में दिस इज़ द प्रमोशन प्रोग्राम ऑफ अंग्रेजों, ठीक है। ये इंग्लिश लोग ही थे जिन्होंने प्रमोशन प्रोग्राम के बेस पे यहाँ पे ये इंस्टीट्यूशन सोसाइटी इस बंदे की वजह से डाल पाए, ठीक है। तो ये उन्होंने इसलिए डाला था क्योंकि उनको पता चले कि हम इनको जब छोड़ के जा रहे हैं तो ये कितने लेवल तक है, या हमने उनको कितने लेवल तक कम कर दिया है, ठीक है। तो ये प्रोफेसर पीसी महानोबिस थे। उन इंडिया के अंदर अगर मॉडर्न स्टैटिस्टिक की बात फ्रेंड की जाएगी ना, तो सबसे पहले नाम आएगा प्रोफेसर पीसी महानोबिस। आपके बुक के ये चैप्टर के पीछे उनका फोटो दिया हुआ है। अगर शायद वो वहाँ पे नहीं होते तो स्टैटिस्टिक हमारे यहाँ पे थोड़ा लेट डेवलप्ड होता, बिकॉज द टोटली कंट्रीब्यूशन गोज टू द प्रोफेसर पीसी महानोबिस, क्योंकि यही बंदा था जिन्होंने स्टैटिस्टिक को अच्छे से डेवलप किया और इंडिया में अप्लाई करवाया, ठीक है। इवन दो दिस इज ही वाज द फर्स्ट डिग्री होल्डर ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इंडिया, ठीक है फ्रेंड। चलो नाउ ये बेसिक कंसेप्ट हो गए जो मैंने आपको समझाया। दोस्तों बुक फर्स्ट पेज जो है ना वो आपको आराम से पढ़ लेना है, लेकिन ये जो मैंने टॉपिक अभी यहाँ पे लिखे ना वो ज़्यादा काम के हैं। बाकी सारे टॉपिक आपको नॉलेज के लिए गेन करने के लिए ठीक है, लेकिन एग्जाम्स ओरिएंटेड कंसेप्ट की अगर बात करें तो ये जो मैंने टोटल टॉपिक्स लिखे ना, टोटल 6 टॉपिक्स तो ये सारे के सारे टॉपिक्स जो है वो वैल्यूबल है फ्रेंड, और आपको इस कंसेप्ट को अच्छे से समझ जाना पड़ेगा फ्रेंड। चलो तो स्टैटिस्टिक की बात हुई। मैंने उस टाइम पे बाद आपको सेकंड पेज की अगर बात करूँ तो पॉपुलेशन, साइज ऑफ पॉपुलेशन, टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन, डाटा, प्राइमरी डेटा, सेकंड डेटा, क्वांटिटिव डेटा एंड क्वालिटिव डेटास, इसके बारे में फ्रेंड हम लोगों ने बात की थी, ठीक है। आप लोगों को दोस्तों पॉपुलेशन तो अच्छे से समझ में आ ही गया होगा। पॉपुलेशन का मतलब क्या होता है? द यूनिट्स अंडर इंक्वायरीज। हमारे इंक्वायरी के अंदर जो यूनिट्स है उसे हम बोलते हैं पॉपुलेशन, और साइज ऑफ पॉपुलेशन का मतलब होता है द नंबर ऑफ यूनिट्स अंडर इंक्वायरी। फ्रेंड ये दोनों के डिफरेंस को समझना। पॉपुलेशन का मतलब होता है यूनिट्स अंडर इंक्वायरी, यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट, यानी कि स्टूडेंट्स, लेकिन द साइज ऑफ पॉपुलेशन शो द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। यानी फ्रेंड पॉपुलेशन का मतलब होता है स्टूडेंट्स, लेकिन अगर साइज ऑफ पॉपुलेशन की बात आएगी देन वी आर सेइंग द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज द साइज ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। चलो नाउ द टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन, उसमें भी मैंने आपको 2 टॉपिक समझाए थे, फाइनाइट पॉपुलेशन एंड इनफाइनाइट पॉपुलेशन विच आर काउंटेबल, है ना। दिस इज कॉल्ड अ finite population, but those are not countable, it's called infinite population। और फाइनाइट और इनफाइनाइट पॉपुलेशन जो है, आपने एग्जांपल्स भी उस टाइम पे दिए थे मुझे, ठीक है। तो जो काउंटेबल है वो ढूंढ लो, जो नहीं काउंटेबल है वो ढूंढ लो। मैं एक एग्जांपल दूं, हमारे एक हेल्दी बंदे के दिमाग में कितने थॉट्स आते हैं? कैन यू काउंट? अगर आप काउंट कर सकते हो तो इट्स अ फाइनाइट, इफ यू आर नॉट काउंट then it's called infinite population। क्या फ्रेंड्स, इनफाइनाइट पॉपुलेशन जो है या थॉट्स ऑफ अ ह्यूमन बीइंग जो है वो काउंटेबल है क्या? बिल्कुल नहीं है, ठीक है। सो वो चला जाएगा इनफाइनाइट के अंदर। द प्रेशर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना, आप अगर बोलो मेगावाट्स आता है, सप्लाई जाता है, तो वो भी काउंटेबल है, लेकिन एक वायर के अंदर कितना इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई घूम रहा है वो आप नहीं गिन सकते हो, तो वो इनफाइनाइट हुआ। उसी तरह से द नंबर ऑफ आवर्स जस्ट स्पेंड्स इन अ मोबाइल फ़ोन ओवरऑल द वर्ल्ड्स, पूरी दुनिया के अंदर टोटल कितने आवर्स हम लोग मोबाइल के अंदर स्पेंड कर रहे हैं टोटल पूरी दुनिया के अंदर एक दिन के अंदर, तो वो हो जाएगा इनफाइनाइट, क्योंकि वो काउंट करना पॉसिबल नहीं है। आप अभी काउंट करने बैठे 1 सेकंड के अंदर करोड़ों आवर्स तक लोग यूज़ कर लेते हैं इस मोबाइल फ़ोन को, ठीक है फ्रेंड, तो इनफाइनाइट हो गया। आप चाहो उतने एग्जांपल्स उसमें सेट कर सकते हो। नाउ द डेटा, द बंच ऑफ इंफॉर्मेशन, ये चीज़ याद रखना, दिस इज द स्पेशल डेफिनेशन ऑफ अजय सर। द बंच ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड डेटा। आपके पास जो बंच है इंफॉर्मेशन का, बस उसे ही बोलेंगे हम लोग डेटा। मान लो मैंने आपको 15 पेज का कोई है ना लिखित कुछ दे दिया, मैंने इन राइटिंग कुछ दे दिया है, तो दिस इज द बंच, और ये बंच ऑफ इंफॉर्मेशन जो है ना फ्रेंड, उसे बोलते हैं हम लोग डेटा, ठीक है। आ गया समझ में? चलो नेक्स्ट, क्वालिटेटिव डेटाज, दोज डेटाज विच आर प्रेजेंट इन क्वालिटेटिव वे, विच आर प्रेजेंट ऑन
ऑन नॉन न्यूमेरिकल फॉर्म्स। यानी फ्रेंड्स क्वालिटिव के अंदर, क्वालिटेटिव डेटा के अंदर हम लोग उसकी हैबिट्स, उसका आंसर यस और नो में, यानी जो चीज़ आपको न्यूमेरिकल फॉर्म में नहीं मिलती है उसे हम बोलते हैं क्वालिटिव डेटास, ठीक है। एंड द क्वांटिटिव डेटास आर प्रेजेंट्स ऑन द एक्चुअली न्यूमेरिकल फॉर्म्स, सो वो हो जाएगा क्वांटिटिव डेटास, ठीक है फ्रेंड्स। चलो ये फर्स्ट और सेकंड चैप्टर की बात, ये फर्स्ट और सेकंड पेज की बात हो गई। अब हम जब कल मिलेंगे तो हमें और बाकी के टॉपिक से उसे ख़त्म कर देंगे और कल ही ये चैप्टर्स ख़त्म हो जाएगा। लेकिन फ्रेंड देखो, स्टैटिस्टिक्स को आप जब भी पढ़ाई के लिए ले रहे हो तो आप ऐसे समझो कि ये आपको कुछ नया सिखा रहा है, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स के अंदर आपको हर पेज के अंदर कुछ नया नया मिलने वाला है। और इसलिए भी इंटरेस्टिंग है क्योंकि दोस्तों सबसे ज़्यादा अगर किसी सब्जेक्ट में स्कोर कोई कर लेता है ना तो स्टैटिस्टिक्स इज़ वन ऑफ देम। और उसी की वजह से स्टैटिस्टिक्स आज बहुत ही ज़्यादा वर्क कर रहा है इन द कॉमर्स फील्ड। तो आपको दोस्तों इतना क्लियर कर देना है परफेक्टली। और अगर कोई भी डाउट लग रहा है तो आप मुझे कॉल कर सकते हो। और एक बात दोस्तों मुझे आपको बतानी थी, वैसे मैं ज़्यादातर पिछले 15 सालों से मैं टीचिंग करवा रहा हूँ, 14-15 सालों से मैं टीचिंग करवा रहा हूँ इन स्पेशल इन स्टैटिस्टिक्स। तो मैंने रेगुलरली एक हैबिट्स रखी हुई है कि जब भी बच्चे फ्री होते हैं या जब भी मेरा लेक्चर ख़त्म होता है, मैं कोई ना कोई कहानी सबको सुनाता हूँ। इस बार इतना ज़्यादा अच्छे से टाइम मिला नहीं है तो मैंने यूट्यूब के अंदर मेरे स्टोरीज़, मैंने कहानी शेयर की हुई है। दोस्तों बस एक चीज़ मुझे आपको बतानी है, जो मैं स्पेशली कोई स्टोरी नहीं अपलोड करूँगा कि आप 11th के अंदर हो। ये दोस्तों 11th और 12th जो है ना वो एक ऐसा बेस है, अगर वो बहुत अच्छे से मजबूत हो गया ना तो फिर आपको कॉमर्स में कोई हिला नहीं सकता है, कोई आपको डगमगा नहीं सकता है। अगर लेकिन 11th का और 12th का बेस बहुत ही कच्चा है तो प्रॉब्लम होगी फ्रेंड। तो मेरी दो सजेशन को आप ज़रा ध्यान देना। एक तो चूज़ अ परफेक्ट फैकल्टी। जब भी आप लोग कुछ भी सिलेक्ट कर रहे हो, कोई भी फैकल्टीज़ ले रहे हो, तो याद रखो दोस्तों कि कहाँ पे एक्सपर्टाइज है वो पहले चेक करो। क्योंकि अगर आप यहाँ पे बाज़ार में बहुत अलग अलग तरह के वैरायटीज़ के टीचर्स मिल जाएंगे फ्रेंड्स, और यूट्यूब पे तो बहुत बड़ी मात्रा में ऐसे लोग मिल जाएंगे जो आपको अच्छे से टॉपिक समझा भी देंगे। लेकिन किसका कंसेप्ट कितना डीप है वो तो आप उसे रेगुलरली स्टडी करोगे तभी समझ में आएगा, क्योंकि आप लोग स्मार्ट हो फ्रेंड। तो चूज़ अ परफेक्ट फैकल्टी फॉर द परफेक्ट सब्जेक्ट, ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। और दूसरी और सबसे वैल्यूबल चीज़ है, कुछ भी हो जाए आपने जो फील्ड सिलेक्ट किया हुआ है अब उसके अंदर आपको पारंगत होना है। दोस्तों देखो, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं ना, दो ही तरह के लोग होते हैं। एक ऐसे लोग होते हैं जो मैं मानता हूँ चलो 3 तरह के लोग होते हैं, लेकिन उसमें हैरान होते हैं बीच वाले। एक वो लोग होते हैं जो टॉपर्स होते हैं, जिसे सब कुछ आता है, तो वो परेशान कभी नहीं होंगे। और एक वो होते हैं जो बॉटम में होते हैं, जो कुछ नहीं आता है, ज़ीरो है, वो कभी परेशान नहीं होते। लेकिन जो मिडल में है, जो इसे आधा आता है और आधा नहीं आता है, वो दोस्तों बहुत हैरान होते हैं। तो या तो ज़ीरो पे पहुंच जाओ या तो टॉप पे पहुंच जाओ। डिसाइड आपको करना है कि आप कहाँ पहुंचना चाहते हो। अगर आप डीप स्टडी करना चाहते हो दोस्तों, अगर आप टॉप होना चाहते हो ना, तो मेरी इस बात को ध्यान में रखना, हो सके उतनी मेहनत अभी बढ़ा दो। 11th-12th की आपकी मेहनत कॉलेज और आपके प्रोफेशनल लाइफ के अंदर बहुत काम आएगी। दिस इज़ माई गारंटी। अगर आप 11th-12th के अंदर स्टैटिस्टिक्स हो, अकाउंट्स हो, इको BA इंग्लिश या और कोई लैंग्वेज सब्जेक्ट हो, अगर आप उसमें एक्सपर्ट्स हो गए, आप उसमें पारंगत हो गए, तो आफ्टर 12th आपको कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। तो एक मेरा ये सजेशन था फ्रेंड, हो सके उतनी मेहनत करो, और जितनी मेहनत आप कर रहे हो ना दोस्तों, वो आपके ही काम में आने वाली है, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। कल हमारा इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर होगा और फिर हम जब सेकंड लेक्चर चालू करेंगे, सेकंड चैप्टर चालू करेंगे, तो वो एक अलग तरीके से एक नए कंसेप्ट के साथ होगा, ठीक है फ्रेंड। और एक और बात, आप लोग घर पे रहना फ्रेंड और स्वच्छ रहना, क्योंकि हमें बहुत जल्दी मिलना है, ठीक है। चलो मिलते हैं फ्रेंड्स, थैंक यू।